Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh students. I hope all of you are fine. All of you are doing the best of your health and I hope आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. इससे पहले हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ख़त्म किया. आई होप उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे. अगर स्टिल देयर इज़ सम डाउट दैट इज़ बॉदरिंग यू तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप. तो आई विल ट्राई कि मैं आपको उसका वो जो डाउट है वो क्लियर कर दूँ. लेकिन चुप नहीं रहना, क्वेश्चन आपने ज़रूर करने हैं. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसको भी इंशाल्लाह हम बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे. इसके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. आज इसका पहला लेक्चर है. आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो होंगे करंट, हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ, हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, और इसके जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आपके एमडीकैट में आपसे पूछे जा सकते हैं हम उनको आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. इनमें भी बहुत सारे इंट्रिकेट से टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बाज़ औक़ात लगते सिंपल हैं लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर औक़ात में भी गलती कर जाते हैं. तो वो जो बेसिक गलतियां हैं जो एक एमडीकैट स्टूडेंट करता है, जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो आसान से क्वेश्चन भी गलत कर देता है, उनको भी हम आज इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर में एड्रेस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है. करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले जो हमने पढ़ा वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. उसमें हमने कहा था कि हम चार्जेस को पढ़ेंगे लेकिन हम चार्जेस को रेस्ट पर पढ़ेंगे. चार्जेस मूव नहीं कर रहे होंगे, रेस्ट पर जो चार्जेस हैं हम उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे चार्ज क्या होता है, चार्जेस के दरमियान में आपस में इंटरेक्शन किस तरह से होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ हमने देखा. तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी. अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यू कैन से ये मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है. करंट का मतलब होता है बहाव, ठीक है ना. ये जो वाटर करंट्स होते हैं, पानी की लहरें, वो भी इसी से ही रिलेटेड हैं. तो मूविंग चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं उसके लिए हमें एक टोटल न्यू एक काइंड ऑफ एक ब्रांच ही चाहिए. तो वो जो ब्रांच है फिजिक्स की उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें चार्जेस इन मोशन की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, यानी कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चार्जेस को मोशन में आने से रोकती हैं, वो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और उसी से रिलेटेड टर्म है रेजिस्टिविटी. इस पर हम देखेंगे. हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं उसमें एनर्जी और पावर किस तरह से डिफाइन की जाती है. इससे पहले हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है, हमने सारा कैपेसिटर पढ़ा. अब हम मूविंग चार्जेस की एनर्जी और पावर को करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंशाल्लाह देखेंगे, और हम कुछ कॉम्प्लेक्स से सर्किट्स भी सॉल्व करने वाले हैं जो रजिस्टर से रिलेटेड होंगे. ठीक हो गया. ये हम पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं थ्रू आउट द अपकमिंग लेक्चर्स. आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द मोस्ट बेसिक, व्हाट इज करंट. तो करंट बेसिकली क्या है. अगेन हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं हम पहले उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन करते हैं और उसके बाद हम उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन करते हैं, जैसा कि हम शुरू से करते आए हैं. तो क्वालिटेटिवली करंट को डिफाइन किया जा सकता है फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट. फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट. अगर किसी मखसूस जगह पर हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लें और हमें कोई कहे कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस करंट प्रेजेंट है. ठीक है. सिंपली क्वालिटेटिवली हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं. अब सवाल यह है कि क्वांटिटेटिवली हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे. क्वांटिटेटिवली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट. ठीक है. अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, बेसिकली यहां पर होना चाहिए इन यूनिट टाइम, या आप इसकी जगह इस पूरे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम की जगह लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. ठीक है. रेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली टाइम आ जाता है अनलेस स्पेसिफाइड. जिस तरह से हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद टाइम नहीं है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह दिया जाए तो समझ जाना है कि ये विद टाइम है, कि एक सेकंड में कितना चार्ज एक मखसूस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस आता या जाता है, फ्लो करता है. उस चार्ज उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करना चाहिए, उसको हम कहते हैं करंट. तो अब अगर हमने क्वांटिटेटिवली डिफाइन कर लिया तो हमारे पास फिर क्या होना चाहिए, हमारे पास इसका एक फार्मूला भी होना चाहिए. जब भी हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन करते हैं हम साथ उसका कोई ना कोई फार्मूला पढ़ते हैं. तो अगर हम एक कंडक्टर को अज्यूम कर लें, बेसिकली एक मेटालिक कंडक्टर को अगर हम अज्यूम कर लें तो क्या होगा,
उसमें हम एक कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ब्लॉक ऑफ मेटल है, सपोज आयरन का या कॉपर का, इसमें हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। अब हमें बताया जाता है कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, ठीक है। या हमें कहा जाता है कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टाइम टी, 1 सेकेंड ना भी बताया जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने करंट मालूम करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मालूम करना है, तो हम वो चार्ज क्यू लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे उस टाइम टी के ऊपर। वो टाइम टी 1 सेकंड से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। सपोज अगर हम एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लें, हमें कोई कहता है कि 10 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है इस एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के अंदर 10 कूलम चार्ज गुजर जाता है। तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड में कितना है, 5 कूलम, यानी कि 5 कूलम पर सेकंड जो है वो है करंट इस कंडक्टर के अंदर। या हम इसको फिर लिखते हैं 5 एम्पियर, जो कि इसका यूनिट है करंट का, 5 एम्पियर्स, ठीक है। इन दिस वे वी कैन कंप्यूट करंट दैट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर। यहां पर एक और एग्जांपल है डिस्चार्ज ट्यूब की। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ये आगे जाके एक क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, मैं करवाऊंगा जरूर, उसमें देखिएगा कि इसकी एप्लीकेशन है कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है। एक तरफ कैथोड है, ये कैथोड है, दूसरी तरफ एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है। कैथोड से कैथोड रेज निकलती हैं, आप पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते करते जाके एनोड से जाके टकरा जाते हैं, राइट। यहां पर अगर हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्रॉ कर लें, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, इसके अक्रॉस गुजरेंगे, पास करेंगे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तो ऑब्वियसली वो भी चार्जेस ही है ना। तो वो भी चार्जेस हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ करंट ड्राइव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। करंट अगर हमने कंप्यूट करना है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस, हम कहेंगे कि I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय टी, Whereas n is the number of particles, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लो कर गए हैं इस एरिया को, मल्टीप्लाइड बाय E is the amount of charge on each particle, कि एक पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज पार्टिकल की, एक पार्टिकल के ऊपर जितना चार्ज है उससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, यानी कि Q आ जाएगा। Q विल बी इक्वल टू n क्रॉस E, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें 1.6 10⁻⁻19 से, तो जितना जवाब आएगा वो टोटल चार्ज होगा उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में मिला के, ठीक है ना। तो हम n की जगह पुट कर देंगे कि कितने पार्टिकल्स हैं, E की जगह पुट कर देंगे एक पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, और ये हमें मिलाकर पता चल जाएगा कि Q कितना है, कि कितना चार्ज फ्लो किया है इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस। डिनोमिनेटर में हम लगा देंगे टाइम t, ठीक है। तो अगेन ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, एन ई की जगह मैं क्यू लिख दूं तो क्यू बाई टी। ये अगेन स्टिल वही फॉर्मूला है जो ये है, इसी से ही हमने डिराइव किया है, ठीक है ना। कभी कभार आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए हैं, आपको चार्ज नहीं दिया जाता, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक जो बात है वो ये है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इस फॉर्मूले में हमेशा ई की जगह इलेक्ट्रॉन ही आना है और एन की जगह हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आने हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और चार्ज ऑन ईच चार्ज पार्टिकल, लाजमी नहीं है ये इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। दिस पार्टिकल मे बी अ प्रोटॉन, इट मे बी एन इलेक्ट्रॉन, इट मे बी एन अल्फा पार्टिकल स्टिल, ठीक है ना, कोई अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। तो फिर आप क्या कहेंगे, अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो है E 1.6 10⁻⁻19 नहीं होता, उसका डबल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का चार्ज होता है ना एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो हम फिर क्या करेंगे कि हम अल्फा पार्टिकल का चार्ज फिर यहाँ पर E की जगह पुट करेंगे और n की जगह पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये ख्याल रखना है। यहाँ से मैं आपको एक MCQ भी बना के इंशाल्लाह ज़रूर आपके असाइनमेंट में डालूंगा, और उसको आपने फिर गलत नहीं करना इंशाल्लाह, ठीक है ना। हमेशा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं डाला जाता। आगे आ जाएं, चार्ज कैरियर्स की बात, जैसा कि हमने ऊपर बात की, हमने मेटालिक कंडक्टर देखा, हमने देखा डिस्चार्ज ट्यूब, और दोनों में हमने देखी कि इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर रहे हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स हों, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो चार्ज को कैरी कर सकती हैं और करंट ड्राइव कर सकती हैं, करंट का बाइस बन सकती हैं। तो चार्ज कैरियर इज अ स्पीशी द फ्लो ऑफ विच जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ऐसा कोई भी स्पीशी जिसका फ्लो हो और इलेक्ट्रिक करंट
पैदा हो जाए। अब यहाँ पर मैंने CPC लिखा है, मैंने यहाँ पर पार्टिकल नहीं लिखा, बिकॉज अ चार्ज कैरियर समटाइम्स मे नॉट बी अ पार्टिकल, जैसा कि सेमीकंडक्टर्स में होता है। सेमीकंडक्टर्स में होल्स होते हैं जो फ्लो करते हैं। अगर कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें होल फ्लो करता है, अब वो होल पार्टिकल नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन स्टिल दैट होल एक्ट्स एज अ चार्ज पार्टिकल, एक्ट्स एज अ चार्ज कैरियर। तो इसीलिए हम जब चार्ज कैरियर को डिफाइन करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज अ पार्टिकल द फ्लो ऑफ विच जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, हम कहेंगे इट इज अ स्पीशी, कोई भी एक टाइप की कोई चीज है, द फ्लो ऑफ विच जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। अब मेटेलिक कंडक्टर के केस में ये जो स्पीशी होता है, ये जो चार्ज कैरियर होता है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर का जो स्ट्रक्चर है, जो लैटिस होता है, आपने केमिस्ट्री में उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है कि इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, कि बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सबमर्ज्ड हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के एक समंदर में। वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली इधर से उधर जाते जाते हैं, वो कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर मेटल का नहीं होता, ठीक है ना, फ्रीली एक पूरे के पूरे लैटिस के अंदर वो घूमते रहते हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटेलिक कंडक्टर में, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर डिपेंड करता है कि कौन सा है, पी टाइप है कि एन टाइप है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही चार्ज कैरियर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें ज़्यादातर होल्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसका होल्स है पी टाइप सेमीकंडक्टर का। जबकि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होते दोनों में है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, होल्स भी होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होंगे, बट मेजॉरिटी माइनॉरिटी का फर्क होता है। इस टॉपिक को डिटेल में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, फॉर नाउ हम चार्ज कैरियर्स पढ़ रहे हैं तो हम इसलिए हल्का सा इसको टच कर रहे हैं। तीसरी चीज, अगर इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हमने आपको एक अरेंजमेंट सी बना के दिखा दी है कि एक बात है, उसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट में एक कैथोड और एक एनोड, ये एनोड है, वो कैथोड हमने डाल के रख दिया, और बाहर एक सोर्स ऑफ वोल्टेज हमने रख दिया है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, यहाँ पे आएगा, इधर से नेगेटिव चार्ज निकलेगा, यहाँ पे आएगा, डिपेंडिंग अपॉन हम कन्वेंशनल करंट डिस्कस कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक करंट। अभी तक अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि हम इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ पर आ जाता है, इधर से वो कैथोड में आ जाता है, ठीक है। अब ये वायर मेटल की बनी हुई है, तो इस वायर के अंदर चार्ज कैरियर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि अब आगे किधर जाए, क्योंकि आगे तो मेटल की कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पर बीच में कोई मेटल तो नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उस मेटल के थ्रू फ्लो होकर इधर से कंप्लीट क्लोज सर्किट बन जाए। तो यहाँ पे आगे ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में से जब करंट फ्लो करेगा तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में करेगा, ठीक है ना। आयंस फ्लो करते हैं, किस तरह से फ्लो करते हैं, ये कैथोड है, इसका नाम है कैथोड। कैथोड का नाम कैथोड इसलिए है क्योंकि ये कैटायंस को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, कैट इसके शुरू में आता है, यानी कि जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में इसको डिप करेंगे तो कैथोड के इर्द गिर्द कैटायंस इकट्ठे हो जाएंगे। ये एनोड है, इसका नाम एनोड क्यों है, क्योंकि ये एनायंस को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डालेंगे, ये रेड कलर के हमने बनाए हुए हैं, तो एनायंस इसके करीब आ जाएंगे। अब कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके पास आगे कोई रास्ता नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो करके एनोड के थ्रू वापस बैटरी में जाएं, तो क्लोज सर्किट किसी तरह से मेटेलिक क्लोज सर्किट बन नहीं पा रहा। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट के कैटायंस, ये ब्लू कलर के हमने बनाए हैं, ये आके इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, ठीक है ना। एक कैटायन इधर आके इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। एट द सेम टाइम जब यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन उसका लिया है, एक एनाइन एनोड को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैटायन ने ले लिया और एक एनाइन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और वो एनाइन भी न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली यूं समझें यहां से वहां पर ट्रांसफर हो गए। अब ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन इसने इस कैटायन को दिया था वही इलेक्ट्रॉन इस एनाइन ने इस एनोड को दिया है और वो आगे ट्रेवल कर गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बस जितने इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस को मिलेंगे कैथोड के थ्रू, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में मौजूद एनाइंस एनोड को दे देंगे और वो इलेक्ट्रॉन फिर यहां से ट्रेवल करते हुए वापस पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये फ्लो होता रहता है। अब प्रॉब्लम ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कि ये नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनाइंस जो हैं वो है लिमिटेड, ठीक है ना। तो जब तक
ये एक एटाइन आया न्यूट्रल हो गया, उधर से एक एनाइन गया न्यूट्रल हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन में एक आयन पेयर हमारा यूज हो गया, ठीक है ना, एक आयन पेयर यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन यूज हो गया। हर इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन में एक आयन पेयर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये तब तक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से करंट फ्लो करता रहेगा जब तक ये सारे के सारे आयंस खत्म नहीं हो जाते। द मोमेंट दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रन्स आउट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन विल स्टॉप। तब अब इलेक्ट्रॉन्स के पास रास्ता है ही नहीं, क्योंकि आयंस ही नहीं है, यानी कि चार्ज कैरियर्स ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस का होना जरूरी है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स की ही एक्वियस सॉल्यूशन होती है या आयनिक कंपाउंड्स की मोल्टन फॉर्म होती है, ठीक है ना, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड है तो उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस फ्री तभी होंगे जब आप उस सोडियम क्लोराइड की एक्वियस सॉल्यूशन बनाएं या आप उस सोडियम क्लोराइड को मेल्ट कर दें, अदरवाइज वो फिक्स्ड आयंस होंगे, वो मूव नहीं करेंगे। हमें मोबाइल चार्ज कैरियर्स चाहिए। तो यहां से हमें एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि चार्ज कैरियर्स शुड बी मोबाइल, यानी कि वो स्टैटिक नहीं होने चाहिए। चार्ज कैरियर्स का मूव करना जरूरी है, तब ही वो इलेक्ट्रिक करंट उनकी वजह से इस्टेब्लिश हो पाएगा। अगर सोडियम क्लोराइड की एक नमक का एक ढेला सा आप उठा लें और उसके दोनों तरफ तार जोड़ें, वो नहीं कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिक करंट, हालांकि उसमें भी वही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जो सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन में है। तो फिर उसकी वजह क्यों क्या है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि उसके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मोबाइल नहीं है, ठीक है। यहां पर आ जाए डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट एस्टेब्लिश हो पाता है? अब हमने इससे ऊपर देखा कि एक कैथोड था एक एनोड था। कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स हो गए। एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ पॉजिटिव आयंस ऐसे देखे गए हैं जो कैथोड से निकलने की बजाय कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। उनको साइंसदानों ने बोला कैनाल रेज। याद रहे ये कैनाल रेज, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये एनोड से नहीं निकल रहे। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस होती है, जब कैथोड रेज निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जब उस डिस्चार्ज ट्यूब के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं, वो डिस्चार्ज ट्यूब के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स नॉक ऑफ हो जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। पहले वो मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल था, अब वो मॉलिक्यूलर आयन बन गया है, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन, जिसकी वजह से अब वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, बीच में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ गया तो किधर जाएगा? उधर से रिपेल होगा, इधर से अट्रैक्ट होगा। तो ये मॉलिक्यूलर आयंस मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं कैनाल रेज। अब ये होते बेसिकली चूंकि मॉलिक्यूलर आयंस हैं तो ये भी चार्ज कैरियर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूलर आयंस दोनों एक्ट कर सकते हैं एज चार्ज कैरियर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या या ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोटॉन्स जो हैं वो चार्ज कैरियर्स के तौर पे एक्ट करें? कोई रियल लाइफ एग्जांपल ऐसी है जिसमें प्रोटॉन्स चार्ज कैरियर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हो? सोचिए ज़रा, एग्जाम्पल ढूंढिए, अपना दिमाग की बत्तियां जलाइए, कहीं पर आपने कोई ऐसी एग्जाम्पल पढ़ी जिसमें प्रोटॉन्स चार्ज कैरियर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हो? उसका जवाब होता है यही डिस्चार्ज ट्यूब। अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस डाल दें तो जब इलेक्ट्रॉन उसको स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब उसको स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। पहले ये H2 है, रेयर कंडीशंस में ये आयोनाइज होके, ये एटमाइज होके H में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वही H एटम वो जब आयोनाइज होगा तो वो फिर एक प्रोटॉन बना देगा H+। अब ये प्रोटॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। बहुत रेयर होता है ये, याद रखें। असूलन यही होता है कि ये एटमाइजेशन की नौबत नहीं आती, हम इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज नहीं देते कि एटमाइज ही हो जाए। तो ये H2+ ही, इसके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये मॉलिक्यूलर आयन है, ये प्रोटॉन नहीं है, ठीक है ना। तो ये ख्याल करना है। वो वाला जो मैंने केस बताया बहुत कम होता है कि आपने बहुत हाई वोल्टेज दे दिया है। जैसा कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब पढ़ रहे होते हैं तो ज़रूरी होता है उसके लिए कि ये डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद हाइड्रोजन गैस एटमाइज हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इस H2 का स्पेक्ट्रम नोट करने लगे तो वो फिर लाइन स्पेक्ट्रम नहीं आता, वो बैंड स्पेक्ट्रम आता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पीशीज है। खैर वो एक और सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन अगर आप इसको एटमाइज कर दें तो फिर ये प्रोटॉन्स भी मूव करना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स कैथोड, और ये प्रोटॉन्स फिर चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट करेंगे। ठीक हो गया। ये हमने चार्ज कैरियर्स का
कॉन्सेप्ट हल्का सा पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन है, ज़रा अपनी वीडियो को इसको पॉज करें लेक्चर को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, हम इसका फिर सॉल्यूशन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर इज 3.2 माइक्रो एम्पियर। What time would it take for 20,000 electrons to pass through a cross sectional area of the conductor? तो हमारे पास फॉर्मूला है I is equal to n क्रॉस E डिवाइडेड बाई T। हमने टाइम मालूम करना है, फॉर्मूला हो जाएगा I T is equal to n क्रॉस E डिवाइडेड बाई I। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 20,000। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19। डिवाइड कर दें इसको, करंट कितना है? 3.6 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 कर दिया माइक्रो की जगह। 20,000 को भी बेचारे को अकेला ना रखें, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4 हम इसको लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, हमने इसको 4 लिख दिया। अब ये 1.6 है, ये 3.2 है। ठीक है, 1.6 है और 3.2 है, इसके एक पॉइंट से डेसिमल पॉइंट कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये 16 है या 32 है, तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 16 2s are 32, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा एंड द टाइम विल बी 10⁻4 प्लस 19, ये -6 ऊपर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 6। 19 प्लस 4 कितना आता है? 23। 23 प्लस 6 29। टाइम विल बी इक्वल टू 10⁻29 सेकेंड्स। ठीक है, इतना टाइम लगेगा 20,000 इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में। ये बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है ना, 20,000, क्योंकि करंट बहुत ही कम है, 3.2 माइक्रो एम्पियर। इतना कम करंट है कि 20,000 इलेक्ट्रॉन गुजरने में इतना टाइम लग जाएगा। बहुत ही स्लो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब भी करंट पास करता है। ये हमारी गलत फहमी है कि हम बटन ऑन करते हैं और लाइट ऑन हो जाती है, तो हमें लगता है कि जैसे ही हमने बटन ऑन किया, इलेक्ट्रॉन ऐसे बिजली की स्पीड से विद इन नो टाइम ट्रेवल करके बल्ब तक पहुंच गया और बल्ब जल गया। ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्लो मूव करते हैं, लिटरली फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड में मूव करते हैं। यानी कि 1 मिलीमीटर मूव करने में, 1 मिलीमीटर से भी कम मूव करने में उनको 1 सेकंड लगता है। ठीक है ना, बहुत। आगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये बात कंप्लीटली क्लियर कर लेंगे। एक फैक्टर आपको याद रखना चाहिए, ये वाला Q इज इक्वल टू NE। अगर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q है चार्ज और E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये कहा जाए कि आप बताएं एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या अगर आपको पूछा जाए कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके अक्रॉस 1 कूलम चार्ज पास कर गया, तो आप बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए। तो आप इस Q में डालेंगे 1, E की जगह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि एलिमेंट्री चार्ज है, और इससे आपके पास जो जवाब आएगा दैट विल बी 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18। ये इसका कोई यूनिट नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुख्तलिफ कैलकुलेशंस में ये वाला फैक्टर आपको आना चाहिए। जब कभी ये 1.6 10⁻⁻19 डिनोमिनेटर में होता है तो फिर कैलकुलेशन में मसला आता है, कैलकुलेटर होता नहीं है, हाथ से ही सॉल्व करना है। तो आपको ये इस 1.6 10⁻⁻19 का रेसिप्रोकल बेसिकली आना चाहिए, दैट इज 6.25 10⁻18। इसको आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस में। एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज अगेन करंट के ही टॉपिक से, कि इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्रिफ्टिंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन इज 1.2 10⁻18। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये इसके बीच में क्रॉस सेक्शनल एरिया है, प्रोटॉन्स यहां से यहां पर मूव करते हैं, कितने? 1.2 10⁻18। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने ड्रिफ्ट करते हैं यहां से यहां पर? 2.8 10⁻18। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली पर सेकंड में ही दी हुई है, इन 1 सेकंड। इतने ही इलेक्ट्रॉन और इतने ही प्रोटॉन 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कैथोड है, यहाँ पे अगर एनोड है, सॉरी, इधर एनोड होगा और इधर होगा कैथोड। ठीक हो गया, तो प्रोटॉन उस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो आपने अब करंट निकालना है। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर आपने कहा I इज इक्वल टू N क्रॉस E डिवाइडेड बाई T। ठीक है,
तो आपने कहा था कि एन ई तो होता है चार्ज, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में जो नेट चार्ज फ्लो कर रहा है या इस तरफ या उस तरफ, तो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और नीचे टाइम जितना भी दिया होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास करंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, 1.2 10⁻18 प्रोटॉन्स जा रहे हैं उस तरफ और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2.8 10⁻18 इधर आ रहे हैं। तो कौन से ज़्यादा हुए, 2.8 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, प्रोटॉन्स कम उधर जा रहे हैं। तो दोनों को बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कर देते हैं -2.8 -1.2, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया, कितना आता है 1, ठीक है ना। तो 1.6 बच्चे कहते हैं कि इतना नेट इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे 1.6 10⁻18 यहाँ पे डाल देंगे, आगे 1.6 10⁻⁻19 वो ई की वैल्यू डाल देते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम 1 सेकंड है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी जवाब आता है 16 दुने जो भी आए वो कर देते हैं। ये सॉल्यूशन गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये कैंसल आउट नहीं होता। करंट की डेफिनेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड। करंट की डेफिनेशन ये नहीं है कि अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, आपने इनको ऐड करना है। तो 2.8 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा, 2.8 में 0.2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बेसिकली 4 आएगा यहां पर, और यहां पर भी आप क्या करेंगे 4 ही पुट करेंगे। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की जगह आप नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। दिस इज द रीजन कि हमने यहां पे ये बात की थी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि n को उनको याद करवाया जाता है कि शायद n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो कोई भी हो सकता है। तो हमारे पास वहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड होंगे, ठीक है ना। तो n अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने यहां पर डालने हैं, 4 ज़रब 10 की ताकत 18, ये n की वैल्यू डाल दी हमने, मल्टीप्लाई आगे कर दिया हमने चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, ई वो भी ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब यहाँ पर तो किस्मत है कि दोनों प्रोटॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों पर सेम ही चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को हम नहीं देखते, नहीं भी होगा कभी कभार ऐसा आपको दिया जाएगा जिसमें एक अल्फा पार्टिकल होगा एक ये होगा। तो फिर आपने यहाँ पर थोड़ा सा देख के करना है कि आपने उसका चार्ज सेपरेट कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, अगर यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है तो इसको पहले आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 10⁻⁻19, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज इतना है, उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, उसका चार्ज सेपरेट निकालना है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 10⁻⁻19 से, इसका चार्ज सेपरेट, फिर दोनों को ऐड करके नेट चार्ज, और उसको डिवाइड करना है टाइम पे। अभी चूंकि सेम ही है तो हम दोनों की तादाद को ऐड करके लिख रहे हैं और चार्ज एक ही मरतबा लिख रहे हैं, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है। और इसको आप डिवाइड करेंगे, टी पे टाइम 1 सेकंड है तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने इसी को ही मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास जो भी जवाब आएगा दैट विल बी द करंट अक्रॉस दिस, ठीक है। आगे इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन ही है। जो समझाने वाली बात थी वो ये थी कि अगर एक चार्ज कैरियर एक समत में फ्लो कर रहा है और उसके बदले दूसरा चार्ज कैरियर दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फिर वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि उनको सब्ट्रैक्ट कर देना डिस्चार्ज जो वाले केस में। अब यहाँ पर बच्चे इस चीज़ को फिर ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं, वो कहते हैं सर आप ठीक है आपने बात की एक डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो हम ऐड करेंगे। तो अगर कोई हमें कहे कि ये एक वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन ले लिया, और अगर हमें कोई कहे कि 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहाँ से उधर, यानी कि 10 कूलम चार्ज नेगेटिव वाला, नेगेटिव 10 कूलम चार्ज मूव कर रहा है यहाँ से उधर, तो कन्वेंशनल करंट एक चीज़ होती है, उसके मुताबिक तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला भी तो 10 कूलम वहाँ से इधर फ्लो कर रहा है, तो हम टोटल नेट इसको ऐड क्यों नहीं करते, सब्ट्रैक्ट क्यों कर देते हैं, या सिर्फ 10 कॉलम ही क्यों लेते हैं हम यहाँ पे, तो ना ऐड करते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर ये उसूल फॉलो इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर एक ही है। वो जो हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं वो सिर्फ एक कन्वेंशन है, ऐसा नहीं है कि मेटेलिक वायर आपकी छत पे जो लगी हुई है उस पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक से दूसरी डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। चार्ज कैरियर एक ही है।
तो आप या तो इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को एक चार्ज कैरियर लें और आप कहें कि नेगेटिव 10 कूलम 1 सेकंड में इधर से उधर गया, या फिर आप कन्वेंशनल करंट लेते हैं तो फिर आप सिर्फ अज्यूम करें कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, ऑल्दो होते नहीं हैं, लेकिन जब कन्वेंशन में भी ये समझा जाता था तो सिर्फ इनको समझा, इलेक्ट्रॉन का तो पता ही किसी को नहीं था, तो फिर सिर्फ यही कहते थे कि सिर्फ पॉजिटिव 10 कॉलम यहां से यहां गया, वापसी उधर से उधर कुछ भी नहीं आया। ठीक है ना, तो दोनों को यहां पर सेपरेट रखना है, वहां पर दोनों एट द सेम टाइम फ्लो कर रहे हैं, तो आप उनको आपस में प्लस माइनस, आप उनको प्लस करेंगे, उनको माइनस नहीं कर सकते। ठीक है ना, यहाँ पे ना आपने प्लस करना है ना ही माइनस करना है, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी जाए आपने वही वैल्यू यूज करनी है, बस डायरेक्शन आपने उलट देनी है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट को कंसीडर करना चाहते हो या कन्वेंशनल करंट को कंसीडर करना चाहते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं यूज कर देना ये फार्मूला, ये बड़ा बच्चे गलती करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें इससे पहले हमने पढ़ा कि चार्ज जब आपको मालूम करना हो तो आप क्या करते हैं, आप ये फार्मूला यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी, बिकॉज I इज इक्वल टू Q ओवर टी, सो Q इज इक्वल टू आई टी। आपको करंट पता होना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए कि वो करंट कितनी देर तक फ्लो किया है, तो आप मालूम कर सकते हैं कि चार्ज कितना फ्लो होगा इस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि करंट थ्रू अ कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 100 टू 20 मिली एम्पियर इन 8 सेकेंड्स, तो इस टाइम के अंदर कितना जो है चार्ज फ्लो करेगा। अब यहाँ पर दो वैल्यूज दे दी गई हैं आपको करंट की, एक 100 मिली एम्पियर और एक 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो एक ही वैल्यू की जगह है, तो हम इसमें से कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। इस केस में आपने क्या करना होता है, आपने करंट एवरेजिंग करनी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था चार्ज एवरेजिंग, कि दो चार्जेस अगर आपस में कांटेक्ट में आ जाएं तो उनके दरमियान जो चार्ज है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। खैर वो इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, लेकिन जिस तरह वहां पर चार्ज एवरेजिंग थी, यहाँ पर करंट एवरेजिंग है। अब इस केस में आपने करंट का एवरेज मालूम करना है, IAV एवरेज करंट विल बी 100 मिली एम्पियर्स प्लस 20 मिली एम्पियर्स डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज करंट इस केस में आपका क्या आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2, और शुड आई से 60 मिली एम्पियर्स। अब 8 सेकंड के लिए ऑन एवरेज 60 मिली एम्पियर्स करंट फ्लो किया है, ऑल्दो 60 मिली एम्पियर्स किया नहीं है रियल में तो वो 100 से 20 तक कम हुआ है यूनिफॉर्मली, लेकिन हमने एक एवरेज वैल्यू निकाल ली ताकि हम इस फॉर्मूले में उसको पुट कर सकें। अब इस फॉर्मूले में आप ना तो 100 पुट करेंगे ना 20 पुट करेंगे, आपने 60 पुट करना है। 60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 8, सो 8 सेकंड में 6 8 48, 480 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इतना 480 मिली कॉलम्स फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो 8 सेकंड में इतना चार्ज फ्लो करेगा ऑन एवरेज। ये भी एवरेज ही वैल्यू है क्योंकि आपने करंट एग्जैक्ट पुट नहीं किया, आपने यहाँ पर उसकी एवरेज वैल्यू पुट कर दी। प्रिसीजन से अगर आप करना चाहेंगे तो आपको फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि कितना कितना चार्ज वहाँ पे फ्लो हुआ है। सो दिस इज द एवरेज अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम 8 सेकेंड्स। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन है, इसको जरा आप पॉज कीजिए और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 विद अ फ्रीक्वेंसी दिस, फाइंड आउट द करंट। तो इस केस में आपने फॉर्मूला लगाना है करंट इज इक्वल टू FE। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19। ये जो वैल्यू है ये आपको MAE परेशान करने के लिए दी हुई है, उसका कोई यहाँ पर यूज नहीं है। ठीक है, तो 1.6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 5 30, 5 एकम 5 और 3 8, तो आ जाता है 8.0। तो you will get the value 8 multiplied by 10⁻15 minus 19 क्या आ जाएगा -4 एम्पियर्स आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, आगे आ जाए। अब हम देखते हैं करंट की कुछ प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि हम हर फिजिकल क्वांटिटी के केस में देखते हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर है, तो करंट क्या है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसकी डायरेक्शन है भी सही और नहीं भी है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा ट्रिकी सा पॉइंट है,
करंट की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, जिस तरफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसी तरफ करंट की हम डायरेक्शन लेते हैं, बट स्टिल हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर नहीं करते। क्यों कंसीडर नहीं करते? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर होने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि वेक्टर क्वांटिटी को हेड टू टेल रूल से ऐड किया जा सके। दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफ पे प्लॉट किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। वो हम जो एरो बनाते हैं जिसकी लेंथ और डायरेक्शन से हमें पता चलता है कि वेक्टर किस किस्म का है। अब ये जो करंट है ये ना तो हेड टू टेल रूल से ऐड हो सकता है, ना ही ग्राफ पे प्लॉट हो सकता है, ठीक है ना। करंट की आप इस तरह से डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, आप यूं नहीं कह सकते कि एक करंट का वेक्टर इस तरफ है I1, एक करंट का वेक्टर इस तरफ है I2। नहीं, इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। एक वायर है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसमें करंट की दो ही डायरेक्शंस होगी, या तो करंट यहाँ से यहाँ पर की तरफ फ्लो करेगा या इधर से इस तरफ फ्लो करेगा। तो दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। आप इस तरह का वेक्टर, इस तरह का वेक्टर, इस तरह का वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो चूंकि ये वाली कंडीशन को ये पूरा नहीं उतरता तो करंट वेक्टर नहीं कहला सकता। क्योंकि अब इसको आप प्लॉट ही नहीं कर सकते तो इसको आप हेड टू टेल रूल से ऐड भी नहीं कर सकते। हमने वेक्टर एडिशन का जो लॉ पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लॉ ऑफ कोसाइन, वो भी वेक्टर एडिशन के लिए होता है। करंट को ऐड करने के लिए आप सिंपली अरिथमेटिक सम यूज करते हैं। 2 एम्पियर जमा 3 एम्पियर टोटल 5 एम्पियर हो गया, इस तरह से ऐड होता है। लॉ ऑफ कोसाइन से ये ऐड नहीं होगा। जिस तरह से पोटेंशियल है वो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट, जमा नफी होती है, उसको आप वेक्टर एडिशन से ऐड नहीं करते। हम ये बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो वही उसूल यहाँ पर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हम करंट को वेक्टर क्वांटिटी की बजाय स्केलर क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। साइंस इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कब होते हैं, इसके लिए अगेन हमें रेफरेंस चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, यहां से करंट इस तरफ आ रहा है I1, यहां से भी करंट इस तरफ आ रहा है I2, और I3 इस पॉइंट से अवे जा रहा है और I4 इस पॉइंट से अवे जा रहा है। तो हम इनमें से कौन से करंट को पॉजिटिव और कौन से करंट को नेगेटिव कहेंगे? हम I1 और I2 को पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि A हमारे पास रेफरेंस है एंड वी कंसिडर ऑल दोज करंट्स एज पॉजिटिव करंट्स which are flowing towards the reference point, and all those currents are taken as negative which are flowing away from the negative point. तो I3 और I4 को हम नेगेटिव करंट कंसिडर करेंगे, I1 और I2 को हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव करंट्स हैं, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो साइन कन्वेंशन है इसकी करंट की, वो इस बेस पर हम फॉलो करते हैं। अच्छा जी, वाई इज करंट नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो ये प्लॉट नहीं हो सकता ग्राफ के ऊपर, 2D ग्राफ के ऊपर, दूसरा इसको हेड टू टेल रूल से आप ऐड नहीं कर सकते। एक और क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी, ये क्वांटिटी वेक्टर होती है, ठीक है ना। करंट खुद स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर है। ये बिल्कुल वही बात है कि फ्लक्स जो है वो स्केलर है लेकिन फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डिवाइडेड बाय ए, ये जो होता है ये वेक्टर होता है, ठीक है ना। ये वही बात है, फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स खुद है वो स्केलर है। तो इसी तरह करंट डेंसिटी भी I डिवाइडेड बाय ए जब आप करते हैं, ये उसकी स्केलर फॉर्म में मैंने वैल्यू लिखी है, जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये इसका होता है यूनिट करंट डेंसिटी का, ठीक है। इसकी वेक्टर फॉर्म ये होती है। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखते हैं कि करंट डेंसिटी इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी क्या है, यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, याद रखें, ऑल्दो रिप्रेजेंट सिग्मा से किया हुआ है, लेकिन ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या भला होती है, ठीक है ना। ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बेसिकली होती है कि चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब। अनलाइक सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट इसी तरह से ही करते हैं, लेकिन वो Q बाय A होता है और कॉलम पर स्क्वायर मीटर उसका जो है यूनिट होता है, ठीक है ना। तो इस केस में सपोज मैं उसको सिग्मा से शो कर देता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो उसका यूनिट ये होगा, ये उससे डिफरेंट है। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी आपने लगानी है वॉल्यूमेट्रिक वाली लगानी है।
आगे वेलोसिटी है तो इसका यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब हो गया, स्पीड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गया। इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये कूलम पर सेकंड ये एम्पियर हो गया, और मीटर मीटर क्यूब, एक मीटर ये कट जाएगा, बाकी नीचे डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, वही यूनिट इसका हमारे पास आ गया। एक और बात ये है कि करंट का जो यूनिट है एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। ये जो यूनिट है दिस इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, दिस इज अ बेस यूनिट। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको लगता है कि शायद कूलम और सेकंड ये दोनों बेस यूनिट्स हैं और एम्पियर जो है इन दोनों का मिलने से बना है। नहीं, एम्पियर बेस यूनिट होता है। इनफैक्ट अगर आपको कोई कहे कि कूलम को लिखो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो आप कूलम को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एज एम्पियर सेकंड, ठीक है ना। जिस तरह न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड लिखते हैं, तो कॉलम को खोल के लिखेंगे बेस यूनिट के टर्म में, तो उसको लिखेंगे एम्पियर सेकंड। एम्पियर डिराइव्ड यूनिट नहीं है। 7 फिजिकल क्वांटिटीज है ना जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट भी बेस यूनिट होगा। अब हम थोड़ा सा करंट से बाहर निकल आते हैं। करंट से थोड़ी सी रिलेटेड चीज है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। सपोज एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब उसको बाहर से आपने कोई बैटरी नहीं जोड़ी हुई, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये पीला वाला इलेक्ट्रॉन ये हैज़र्डली मूव करता रहेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा उधर जाएगा। सपोज ये इस तरफ से इस तरफ मूव करके आ जाता है, और एक और इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली उसी सेम चार्ज का होगा, ये भी हैज़र्डली मूव करता हुआ इधर से उधर भी जा सकता है, उधर से इधर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो एक आइसोलेटेड मेटेलिक कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हैज़र्ड मोशन में होते हैं, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम यहाँ पर बीच में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लगा दें तो इट इज़ पॉसिबल कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हों, लेकिन ये मोशन इस तरह की होती है कि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर भी जा रहे होंगे। दिस इज वाई ये जो येलो वाला हमने रिप्रेजेंट किया, इसका एरो इधर है, ये इधर आ रहा है, तो उसी टाइम पर ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन हैज़र्डली मूव करता करता उधर भी जा रहा है, तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा। तो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होती, जीरो होती है। इसीलिए आइसोलेटेड कंडक्टर में कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आइसोलेटेड कंडक्टर में ये वाइब्रेशनल मोशन और ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन के तौर पे इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन नेट फ्लो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, जिसकी वजह से करंट एक आइसोलेटेड कंडक्टर में फ्लो नहीं कर रहा होता। और ये जो हैज़र्ड मोशन है ये बहुत फास्ट होती है, और इस ब्राउनियन मोशन की जो रेंज है उसकी वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर्स पर सेकंड में होती है, बहुत हाई वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बरक्स अगर आप इसी कंडक्टर के इधर उधर एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगा दें, उधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो आप देखें ये 3 इलेक्ट्रॉन है, एक येलो वाला, एक पर्पल वाला और एक रेड वाला, ठीक है ना। अगर नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैज़र्ड मोशन में होते होते, चूंकि अब आपने एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है, इधर नेगेटिव चार्ज है उधर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोटॉन्स ऑलवेज मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन है इधर से रिपेल होगा, उधर से अट्रैक्ट होगा तो उधर ही जाएगा, प्रोटॉन उधर से इधर आएगा। तो इस केस में क्या होता है, हैज़र्ड मोशन भी बरकरार रहती है, हैज़र्ड मोशन स्टिल होती है एक ऐसे कंडक्टर में जिसको आपने बैटरी से जोड़ा हुआ है, जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसके दोनों एंड्स के बीच में। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स हैज़र्ड मोशन तो करेंगे ही, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी सी डायरेक्टेड मोशन भी करेंगे। डायरेक्टेड मोशन का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखें, अब अगर हम यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लगा दें, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स हैज़र्डली मूव करते करते इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके उधर चले गए हैं, वहां से सिर्फ एक ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन्स हैज़र्डली मूव करता हुआ इधर आया है। तो अब नेट फ्लो ऑफ चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टेड फ्लो हो गया है चार्ज का, डायरेक्टेड नेट मोशन हमारे पास आना शुरू हो गई है। यहाँ पर ये केस नहीं था, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते करते क्रॉस कर जाते थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां से मूव करते करते क्रॉस कर जाते थे, नेट मोशन कोई भी नहीं थी। ये यहाँ पर नेट मोशन प्रोड्यूस हो गई है, तो हम कहेंगे कि हाँ, 1 सेकंड में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। तो करंट I इज इक्वल टू Q/T की वैल्यू भी हमारे पास नॉन जीरो आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टेड मोशन की जो वेलोसिटी है कि कितने 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना इधर से उधर जाता है, हैज़र्ड मोशन की तो किलोमीटर पर सेकंड में होगी ना वेलोसिटी, हमने बात की।
ये डायरेक्टेड मोशन की कितनी है कि 1 सेकंड में अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करना है कितना टाइम लगता है। तो ये जो वेलोसिटी है ये मिलीमीटर्स पर सेकंड में होती है, इन सम केसेस फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड। बहुत ही स्लो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर कमरे में अगर कोई तार लगी हुई है, आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, अगर उस पर लेक्चर देख रहे हैं या आपके लैपटॉप में चार्जिंग लगी हुई है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो मूव कर रहे हैं उस तार में, ठीक है ना, डायरेक्टेड मोशन वाले। वैसे तो हैपहैज़र्डली तो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं किलोमीटर्स पर सेकंड में, लेकिन डायरेक्टेड मोशन बहुत कम है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपने जैसे ही बटन दबाया, अगर आप 35 मिनट से ये लेक्चर देख रहे हैं या 30-35 मिनट से लेक्चर देख रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स अभी तक उस सॉकेट से निकलकर आपके इसमें, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला था वो आपके इसमें लैपटॉप के अंदर आया हो, ठीक है ना। तो फिर लैपटॉप को एनर्जी किस तरह से मिलती है, वो इस तरह से मिलती है कि एक तार के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटर होता है तो एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके लैपटॉप को मिल जाता है, ठीक है। तो लैपटॉप को एनर्जी जैसे ही आप बटन दबाते हैं एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तार में एंटर हुआ उसको वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड बहुत स्लो है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि जिस स्पीड से वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का मूव कर रहा है, उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फर्दर इसको हम ज़रा सा डिग इन करते हैं, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। करंट होता है I इज गिवन बाय NaEV। इस फॉर्मूले को याद रखने का निमोनिक है आई एम नाइव। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को ये फार्मूला भी याद रखने में प्रॉब्लम होती है। तो आई एम नाइव, इस तरह से आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं। I इज इक्वल टू NaEV, ये नाइव बन जाता है। अब इसको जरा सा रीअरेंज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय I इज इक्वल टू NaE। यहाँ पर I क्या है, करंट है एम्पियर्स में। यहाँ पर N क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है ना। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई जरूरत नहीं होता, तो पर मीटर क्यूब इसकी वैल्यू होगी। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज अगर आपको याद हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये इसकी जो है हमने क्वांटिफाई कर दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। अब किस किस फैक्टर पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है, जैसा कि फॉर्मूले में आपने देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। स्मॉलर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो उतना ही इंक्रीज जो है वो स्पीड होगी, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम होगी, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NaE। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम देखते हैं एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल है। जैसे आप हाफ एरिया करते हैं तो स्पीड डबल हो जाती है। देखिए पहले यहाँ पर बड़ा एरिया, यहाँ पर स्पीड V है, हाफ एरिया कर दिया तो यहाँ पर जो स्पीड है उसकी क्या हो जाएगी, 2V हो जाएगी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट के किस तरह से है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डबल कर देंगे करंट को 2I कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी 2 टाइम्स ऑफ V हो जाएगी, ठीक हो गया। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। नाउ एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स करंट विल आल्सो अफेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। करंट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कर दें करंट ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर दें करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और हर और दूसरी जिस जो भी वैल्यूज़ हैं, अब जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगी वो भी इनडायरेक्टली करंट को अफेक्ट करेगी। तो इस तरह से एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा आपके पास चीज़ कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आपने याद ये रखना है कि बस करंट अगर चेंज हुआ किसी भी वजह से, पोटेंशियल बढ़ाने से, रेजिस्टेंस कम करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होने से करंट कम होगा, तो फिर उस वजह से रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ेगा, तो उस वजह से भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने ये देखना है कि हर वो फैक्टर जो करंट को अफेक्ट कर सकता है वो फैक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। आगे आ जाएं। अब हम पढ़ते हैं ओहम्स लॉ, हमारा आज का ज़्यादा मेजर टॉपिक। ओहम्स लॉ ये कहता है कि फॉर अ कंडक्टर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एंड इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, तो जो करंट कंडक्टर में फ्लो करता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। हमने ऊपर बात की कि मेटालिक कंडक्टर को अगर एक तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव आप उसको पोटेंशियल दे दें, नेगेटिव साइड पर उसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। आप पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली उसको दे देते हैं, जिसकी वजह से करंट उसमें से फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है।
सो वो पोटेंशियल डिफरेंस जितनी आप ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाकर आप यहाँ पर कांस्टेंट लगा दें के। ये जो के कांस्टेंट होता है ये रेजिस्टेंस का नहीं होता, ये के कांस्टेंट कंडक्टेंस का होता है, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू आई ओवर के हो जाएगा। अब ये जो 1 ओवर के है ना, ये 1 ओवर के जो है ये रेजिस्टेंस है, इसलिए हम V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं। सही हो गया। यानी कि अगर हमें ग्राफ बनाए जिसमें हम एक्स एक्सिस पर वोल्टेज लें और वाई एक्सिस पर करंट लें, तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका करंट भी बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे हमारे पास ये जो ग्राफ है ऊपर राइज करता जाएगा। अब इस ग्राफ की जो स्लोप है वो होगी क्या, y वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, यानी करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज जो होता है दैट इज, यहाँ से अगर आप देखें I डिवाइडेड बाय V, ये क्या आता है, V को उधर लेंगे तो बाकी यहाँ पर K बच जाएगा, और K क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ये जो स्लोप आई वी ग्राफ की हमें मिलती है ये स्लोप कंडक्टेंस देती है, हमें रेजिस्टेंस नहीं देती। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ लें और उसका रेसिप्रोकल ले लें तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। या आप ऐसा कीजिए कि आप एक्स एक्सिस पर करंट ले लीजिए, वाई एक्सिस पर वोल्टेज ले लीजिए, तो अब आपके पास जो ग्राफ आएगा उसकी जब आप स्लोप लेंगे तो वो क्या होगी, V डिवाइडेड बाय I एंड दैट विल गिव यू रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हमने कहा कि स्लोप ऑफ आई वी कर्व हमें बताती है कि रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आई वी कर्व है कि वी आई कर्व है। तो अगर हम इस आई वी कर्व की स्लोप कम कर दें, नहीं पहले ग्राफ उधर था, अब स्लोप कम होगी, ठीक है ना, पहले ये बड़ा एंगल था, इतना एंगल था, अब ये एंगल छोटा हो गया। तो अब बताएं इस कर्व वाले की कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या इस कर्व नीचे वाले कर्व की रेजिस्टेंस रेड वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसको याद रखने के लिए आपको ये देखना है कि अगर ग्राफ करंट एक्सिस की तरफ ज़्यादा बायस्ड है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर ग्राफ वोल्टेज एक्सिस की तरफ ज़्यादा है तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस केस में इसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। यहां पर अगर हम इसी किस्म का एक कर्व बनाएं जिसकी स्लोप थोड़ी सी कम हो जाए तो अगेन आपने याद रखना है कि जो ग्राफ करंट वाले की तरफ ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, कम है, जो वोल्टेज वाले की तरफ ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि वहां पर तो नीचे ऊपर, यहाँ से नीचे ऊपर से डिफरेंट होगा ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी स्लोप कम है, लेकिन स्टिल रेजिस्टेंस इसकी कम है, ठीक है। जो करंट एक्सिस की तरफ ज़्यादा है उसमें थोड़े वोल्टेज बढ़ाने से ज़्यादा करंट बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस उसकी कम है, और इस रेड वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इस तरह से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। मजीद स्लोप कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय tan ऑफ एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, इसका टेंजेंट लेके आप मालूम कर सकते हैं कि स्लोप कितनी है, और आप इस तरह से रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। इस किस्म के क्वेश्चंस भी आपको दिए जा सकते हैं। आपको एक ग्राफ दिया जाता है जिसमें कर्व मिलता है और उस कर्व में ये एंगल दे दिया जाता है कि सपोज ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है या 90 है या 45 है, कुछ भी है, और आप बताएं कि इस रेड वाले कर्व की रेजिस्टेंस कितनी है। कोई वैल्यू नहीं दी होती, सिर्फ एंगल दिया होता, तो आपने उस एंगल का tan निकाल लेना है। या आपको दो कर्व दे दिए जा सकते हैं और आपको कहा जा सकता है कि इन दोनों कर्व्स की रेजिस्टेंस की रेशो निकालें, तो आपने उस बड़े वाले ऊपर वाले कर्व का भी tan निकालना है, उसके एंगल का, नीचे वाले कर्व का भी tan निकालना है, और दोनों को डिवाइड कर देना है। वो जो डिवीजन से जो रेशो आएगी वही रेशो उनकी रेजिस्टेंसेस की होगी, ठीक हो गया। लेकिन आपने पहले ये देखना जरूर है कि वो आई वी कर्व है कि वी आई कर्व है। अगर वो आई वी कर्व है तो फिर इसका टेंजेंट की रेशो, इसकी टेंजेंट की रेशो से जो आप रेशो लेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो वो कंडक्टेंसेस की रेशो होगी। रेजिस्टेंसेस की रेशो के लिए आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा। और अगर आपको इस किस्म का ग्राफ दिया जाता है वी आई ग्राफ, और फिर आप इसका टेन लेके उसको इसके टेन पर डिवाइड कर देते हैं, तो अब आपके पास रेजिस्टेंसेस की रेशो आ जाएगी। कंडक्टेंस की रेशो के लिए आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक हो गया। ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस ये हैं कि बहुत ही कम ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये एक परफेक्टली ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ है जिसमें यहाँ से यहाँ तक बढ़ती जाती है वोल्टेज और उतनी ही करंट बढ़ता है, लेकिन इन सम केसेस ये अप टू सम एक्सटेंट तो सीधी जाती है लाइन, उसके बाद ये डेविएट कर जाती है ओहम्स लॉ का। ये एक्सपेक्टेड कर्व है लेकिन वो उससे डेविएट कर गई है।
अब वोल्टेज वाले एक्सिस की तरफ डेविएट हो गई है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज हो गई है हायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज के ऊपर जाकर। यहाँ पर वो डेविएट कर गई है करंट एक्सिस की तरफ, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस उसकी कम हो गई है हायर वोल्टेज के ऊपर जाकर। मोस्टली इस किस्म का ग्राफ जो होता है ये होता है मेटालिक कंडक्टर का। आपको टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा मैट्रिक एफएससी में, उसका जो होता है मेटालिक फिलामेंट का ग्राफ, वो इस तरह का बनता है। हायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज के ऊपर जाकर वो फिलामेंट गर्म हो जाती है। जब वो फिलामेंट गर्म होती है तो चूंकि वो मेटल है, उसके जो मेटल के बीच में लैटिस में एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सीधे सीधे बीच में, उनके जो मेटालिक एटम्स हैं वो अपनी जगह पर हैं। अगर वो आराम से एक ही जगह पर बैठे रहें तो इलेक्ट्रॉन सुकून से गुजर जाएगा, ठीक है ना। अगर वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स बेचारे आ रहे हैं, उनको आगे रेजिस्टेंस का सामना है, वो मूव नहीं कर पाते। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उन एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन में हिंड्रेंस आती है। दिस इज वाई मेटालिक कंडक्टर्स हायर टेम्परेचर और हायर वोल्टेजेस के ऊपर जाकर रेजिस्टेंस उनकी इंक्रीज हो जाती है। इसके ऑपोजिट होता है सेमी कंडक्टर्स के केस में, जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि हायर टेम्परेचर्स के ऊपर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक और होल इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट हो जाता है, तो अब चार्ज कैरियर्स बढ़ गए हैं। हमने पीछे पढ़ा चार्ज कैरियर्स डिटरमिन करते हैं कि करंट कितना होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में चार्ज कैरियर्स खत्म हो जाएं तो करंट नहीं होता, उसमें ज़्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे ज़्यादा करंट होगा। तो हायर टेम्परेचर्स के ऊपर जाकर, हायर वोल्टेज के ऊपर जाकर चार्ज कैरियर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एक मेटालिक सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर में, मेटालिक कंडक्टर में नहीं, सेमीकंडक्टर में। तो क्या होगा, अब उसके पास ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हैं तो करंट इंक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस उसकी कम हो जाएगी। दिस इज वाई, इसलिए उसका जो ग्राफ है वो करंट एक्सिस की तरफ डेविएट कर जाता है। रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस की हमने जनरल जो है डेफिनेशन हमने पढ़ी है, शुरू से हम पढ़ते आए हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है? बेसिकली रेजिस्टिविटी ये होती है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब सवाल यह है कि जब रेजिस्टेंस का एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास थी तो हमें रेजिस्टिविटी की एक और फिजिकल क्वांटिटी डिवाइस करने की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है दैट इज R इज इक्वल टू रो L ओवर A, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी लेंथ के ऊपर, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी एरिया के ऊपर। लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अनलाइक रेजिस्टेंस, ये जो वैल्यू रो है बीच में, दिस रो वैल्यू इज रेजिस्टिविटी। इसमें हम कंडक्टर की लेंथ और एरिया फिक्स कर देते हैं और हम कहते हैं कि अगर आप कॉपर की रेजिस्टिविटी मालूम करना चाहते हैं तो कॉपर का 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक लेकर आएं और उसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करके दें। उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे कि ये हाँ कॉपर की ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। ये उसका 1 मीटर क्यूब का, यानी कि उसकी लेंथ भी 1 मीटर है, विड्थ भी और हाइट भी, सारी चीज़ें 1 मीटर है। तो अब हमने क्या कर दिया, उसकी ज्योमेट्री फिक्स कर दी। अब उसकी जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आएगी, उससे हमें पता चलेगा कि कॉपर में ये सलाहियत है, कॉपर में इतनी सलाहियत है करंट को अलाउ करने की और इतनी सलाहियत है करंट को रोकने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई कहता है कि आपके पास एक लोहे की तार है, एक कॉपर की तार है, आप बताएं दोनों में से कौन सी ज़्यादा आसानी से करंट कंडक्ट करेगी। तो हमें अगर दोनों की रेजिस्टेंस पता हो तो हम उस बेस पर यह नहीं बता सकते कि हाँ दुनिया की सारी कॉपर की तारें दुनिया की सारी आयरन की तारों से बेहतर कंडक्ट कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि कॉपर की एक और तार अगर हम बनाएं वो मोटी तार हो जिसका एरिया ज़्यादा हो। तो अगर उसका एरिया ज़्यादा है और लेंथ फिर और भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही लंबी तार है, लेकिन एट द सेम टाइम हम आयरन की एक तार बनाते हैं जिसका एरिया तो उतना ही है लेकिन वो छोटी तार हो, लेंथ उसकी कम हो, तो वो आयरन की छोटी वाली तार कॉपर की लंबी वाली तार से ज़्यादा आसानी से करंट कंडक्ट करेगी। ऑल्दो हमें उससे पहले रेजिस्टेंस की एक वैल्यू दे दी गई थी, तो हमने उस वक्त तो कहा था कि कॉपर वाली आसानी से करती है, लेकिन जैसे ही हमने ये लेंथ और एरिया चेंज किया, तार डिफरेंट चेंज कर दी, मटेरियल्स वही हैं, तो अब आयरन वाली तार आसानी से कंडक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू के बेस पर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि वो पर्टिकुलर मटेरियल दूसरे पर्टिकुलर मटेरियल से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है या बुरा कंडक्टर है, क्योंकि हो सकता है कि हम डिफरेंट तरीके से तार को इस तरह से शेप करें, लेंथ एरिया चेंज करें कि वो जो कंडक्टर
पहले बेहतर कंडक्ट कर रहा था, अब वो उतना ज़्यादा अच्छी तरह से कंडक्ट ना करे, उसकी रेजिस्टेंस अब ज़्यादा हो जाए, वो अब करंट को आसानी से अपने अंदर से फ्लो ना होने दे। दिस इज वाई रेजिस्टेंस इज नॉट अ गुड इंडेक्स टू कंपेयर डिफरेंट मटेरियल्स। एबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग दिस रेजिस्टेंस। इसीलिए हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है डिवाइस करते हैं, क्योंकि इसमें हम फिक्स कर देते हैं कि 1 मीटर क्यूब ही लेके आओ। अगर आपको कोई कहे कि कॉपर ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है कि आयरन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो आप कहेंगे कि मुझे कॉपर का भी 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक दो, इसका आयरन का भी 1 मीटर क्यूब का ब्लॉक दो। अब दोनों में से जो बेहतर कंडक्ट करता है तो इसका मतलब है वो बेहतर कंडक्टर है, क्योंकि अब हमने दोनों की सेम वैल्यूज़ की, सेम ज्योमेट्री की, साइज़ की, शेप की जो है वायर्स या कंडक्टर्स उसके लिए हैं। ठीक हो गया। तो रेजिस्टिविटी एक बेहतर इंडेक्स है दो मटेरियल्स की करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी को जज करने का। दिस इज वाई हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी, ऑल्दो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी थी। तो अगर दो वायर्स हैं आपको दी गई हैं, तो वायर्स की लेंथ और एरिया दिया गया है, और एक और वायर है उसकी भी लेंथ और एरिया दिया गया है, और नेचर ऑफ मटेरियल दिया गया है, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को यूज़ करके उनका आपस में देखेंगे कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी बेहतर करंट अलाउ करती है, कौन सी नहीं करती। लेकिन अगर आपको सिर्फ मटेरियल्स दिए जाते हैं, फिर आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू को यूज़ करके उसको कंपेयर करेंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कुछ फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो सिर्फ रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड हैं। सबसे जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो है ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, लेंथ, रेडियस, वॉल्यूम और एरिया। ये सारी चीज़ें सिर्फ रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं, रेजिस्टिविटी को नहीं करती। हर वो फैक्टर जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है वो रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। प्रेशर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी कम होती है, प्रेशर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी कम होती है, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। उसके अलावा नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस पर ही डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी को भी अफेक्ट करती है, रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करती है। ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर में अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर आप रेडियस या डायामीटर बढ़ा देंगे वायर का तो एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर में आपने एरिया बढ़ा दिया तो अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एरिया बढ़ाने से भी क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं या एरिया को कैसे कांस्टेंट रखते हैं। ये बात हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में देखते हैं फार्मूला डिवाइस करके कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आप वॉल्यूम बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, कुछ केसेस ऐसे हैं कि आप वॉल्यूम बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाए। एक क्वेश्चन है, इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कि अ वायर इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो आप बताएं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ईच हाफ विल बी व्हाट। एक वायर है, हमने इसको यहाँ से काट दिया, अब इसके दो हिस्से हो गए हैं। ओरिजिनल वायर की लेंथ थी L यहाँ से यहाँ तक, अब इस दोनों हिस्सों की वायर की लेंथ जो है वो L/2 है, यानी कि अब लेंथ छोटी हो गई है, तो लेंथ हाफ हो गई है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो अगर आपने लेंथ को डिक्रीज कर दिया बाय 2 टाइम्स तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी बाय 2 टाइम्स। लेकिन क्वेश्चन क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है वो रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम है। तो अब इस छोटी वाली वायर की भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उतनी ही है जितनी उस बड़ी वाली वायर की थी, इसीलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ एनी कंडक्टर डज नॉट अफेक्ट इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो इसका जवाब होगा रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहां पर हम वॉल्यूम वाली बात कर रहे हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज रो L ओवर A, इसमें वॉल्यूम की क्वांटिटी है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम अगर सिंपली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमें लगता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। अगर आपने डबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा देखना होता है कि क्या चीज़ कांस्टेंट रह रही है। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अगर आपने इस किस्म के फार्मूलाज को देख के रिलेशन बनाना है तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर अ फार्मूला दैट कंटेन्स द कांस्टेंट वैल्यू एंड द वेरिएबल वैल्यू, जिस तरह से हमने कैपेसिटर में पढ़ा।
तो यहाँ पर भी आपने वही काम करना है, ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिसमें कांस्टेंट वाली वैल्यू भी हो और वेरिएबल वाली वैल्यू भी हो। तो इसी फॉर्मूले को आप मल्टीप्लाई कर दें एरिया से, डिवाइड भी कर दें एरिया से, मल्टीप्लाई कर दें लेंथ से और डिवाइड भी कर दें लेंथ से इस केस में। तो अब एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या होता है, हम कल कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम। फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपके पास इस फॉर्मूले में लेंथ भी है, वॉल्यूम भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। तो अब अगर लेंथ को आप डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस आपके पास 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, आपका जवाब आएगा क्वाड्रपल्ड। ठीक है, वो जवाब इसका नहीं होगा। आगे आ जाएं, यहां पर भी एग्जैक्टली उसी किस्म का ही केस है, लेकिन जहां पर है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम डबल किया है लेकिन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट रखा हुआ है। तो आपको फॉर्मूले में एरिया भी चाहिए, आपको फॉर्मूले में वॉल्यूम भी चाहिए, रो एल ओवर ए। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करें ए से, डिवाइड भी करें ए से, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, रो वी डिवाइडेड बाय एरिया का स्क्वायर। अब आप एरिया को कांस्टेंट रखें तो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और अगर आपने वॉल्यूम डबल किया है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, इसमें है कि रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, यानी आप लेंथ को कांस्टेंट रखें तो रेजिस्टेंस यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ठीक है ना, तो वॉल्यूम के बढ़ाने या कम करने से रेजिस्टेंस कम होगी, इस केस में बढ़ाने से कम होगी, और इस केस में वॉल्यूम के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो हमने जो बात की पहले कि वॉल्यूम के चेंज से रेजिस्टेंस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ये हमने इस पॉइंट को यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, आगे आ जाए। अब हम देखते हैं स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ वायर्स के कुछ असूल। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया है और उसकी लेंथ डबल हो गई है, तो आप बताएं उसकी रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं कि जी लेंथ डबल हो गई है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, लेंथ डबल हो गई है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, और 2 टाइम्स सेलेक्ट करके आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर के केस में आपने ये देखना है कि जैसे ही वायर स्ट्रेच होती है, अब लेकिन लेंथ उसकी अगर डबल हुई है, एरिया उसका कम हो गया है। स्ट्रेचिंग का असूल है, चाहे आपको नाम भी बताया गया हो, जब वर्ड स्ट्रेचिंग आ जाए तो आपने खुद ही समझ लेना है कि लेंथ उसकी डबल हो गई है, लेंथ 2L हो गई है, L से 2L होगी, एरिया A से A ओवर 2 हो गया है। तो इस फॉर्मूले में लेंथ की जगह आप 2L पुट करेंगे, एरिया की जगह A/2 पुट करेंगे, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस 2 से 4 हम सेपरेट कर देते हैं, बाकी रो L ओवर A वैसा का वैसा, एंड रो L ओवर A की जगह ओरिजिनल रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। सो इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड such that its length increases to 2 times its original length, it means that its area has simultaneously been decreased to half of its original value, and therefore the resistance will be increased by 4 times its original value. It does not matter whether they give you this fact or not. अगर सिर्फ लेंथ का भी कहते हैं, वर्ड स्ट्रेचिंग यूज हो गया, ये आपने खुद समझ लेना है। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है कंप्रेसिंग ऑफ द वायर में, कि एक वायर को कंप्रेस किया है, उसकी लेंथ कम हो गई है, एट द सेम टाइम आप देखें वायर मोटी हो गई है थोड़ी सी। ठीक है ना, तो वायर का एरिया ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स हो जाता है अगर आपने उसकी लेंथ हाफ की है कंप्रेस करके। तो ये वर्ड कंप्रेसिंग होना चाहिए। तो आप L की जगह L/2 लिखेंगे, A की जगह 2A लिखेंगे, वो 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 बच जाएगा, ऊपर रो L ओवर A की जगह हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस लगा देंगे, एंड वी विल गेट रेजिस्टेंस R डैश फाइनल वाली इज इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4। सो if a wire is compressed such that its length is decreased to half of its original value, it means that its area has been increased to twice its original value and resistance will be decreased by 4 times. जनरल फार्मूला ये है कि अगर एक वायर को n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ तक स्ट्रेच किया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो n स्क्वायर टाइम्स इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। सिर्फ n टाइम्स नहीं लिखना, ठीक है ना। If a wire is compressed to 1/n of its original length, its resistance will be decreased by n square times, not just n times. R/n नहीं लिखना, R/n square हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। आगे आ जाते हैं कि if the
डायामीटर ऑफ अ वायर इज डबल्ड कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस। वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमारे पास वॉल्यूम है और क्या है, डायामीटर है। तो ऐसा फार्मूला निकाल के लाएं जिसमें ये दोनों चीज़ें हों। रो एल ओवर ए हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दें ए से, इधर भी ए आ जाएगा, डिवाइड भी कर दें ए से, तो रो वी ओवर ए स्क्वायर हो गया। एरिया बराबर होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो वी वैसा का वैसे, इधर आप लिख देंगे पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है। रो वी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डी रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4v डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डी 4। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायामीटर की 4th पावर के, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो अगर डायामीटर उसका डबल कर दिया गया है, d की जगह 2d लिख देंगे, तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 रेज टू पावर 4 जितना, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो डायामीटर अगर डबल हो गया है, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है। आगे आ जाएं, अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर। मेटालिक कंडक्टर्स के केस में अगर हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, उसको हम कहते हैं अल्फा। इस अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय टी। ये टी क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिस तक हमने उस चीज़ को गर्म किया है। फॉर एग्जांपल, एक मेटालिक कंडक्टर था 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस के ऊपर, उसकी रेजिस्टेंस थी RO। हमने उसको गर्म करके 10 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस तक हम उसको ले गए, उसकी रेजिस्टेंस हो गई RT। तो आप RT माइनस RO करेंगे, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, ये डेल्टा आर आप यहाँ पे पुट करेंगे। और डिनोमिनेटर में ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री ऑफ सेल्सियस पर थी, मल्टीप्लाई कर देना है आपने उसको T से, यानी जिस टेम्परेचर तक आपने उसको गर्म किया है 10 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस। इसी तरह रेजिस्टिविटी का भी एग्जैक्टली वैसा फार्मूला होता है, चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फाइनल रेजिस्टिविटी एट T डिग्रीज ऑफ सेल्सियस माइनस रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर एट विच यू आर टेकिंग दिस रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पर एक बच्चे गलती करते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 0 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस पर फॉर एग्जांपल 10 थी और 100 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस पर उसकी रेजिस्टेंस 20 हो गई, ठीक है। आप उसका अल्फा कैलकुलेट करें, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर RO की जगह 10 पुट करते हैं, ऑब्वियसली RT की जगह 20 पुट करेंगे, यहाँ पर RO की जगह अगेन 10 पुट करेंगे, यहाँ पर T की जगह क्या पुट करेंगे, वो टेम्परेचर जिस पे ये रेजिस्टेंस का चेंज आया है, कितना आया है 100 डिग्री ऑफ सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो आप T की जगह 100 पुट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक ठीक है। कभी कभार आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि एक मेटालिक कंडक्टर 15 डिग्री ऑफ सेल्सियस पर था, उसकी रेजिस्टेंस थी सपोज RI, सपोज ये हो गई 10 ओहम, हमने उसको गर्म करके 20 तक हमने उसको पहुंचा दिया। यहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो भी, वो पहले 10 थी, अब 12 ओहम हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब आप उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल के बताएं। तो अब भी आप यही करते हैं कि RO की जगह क्या करते हैं, पहले वाली 10 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है 10 लिख दिया, फाइनल वाले की जगह 12 लिखेंगे इस केस में, ठीक है 12 लिख दिया, इनिशियल फाइनल हो गया। यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर 10 ही लिखेंगे। आप T की जगह क्या करते हैं, आप T की जगह ये वाला टेम्परेचर लिख देते हैं 20, गलत हो जाएगा। क्या करना है, इस T की जगह आपने चेंज इन टेम्परेचर लिखना है। 15 से 20 तक जितना चेंज आया है 5, आपने यहाँ पर 5 लिखना है, फिर ये ठीक होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, तो ये जो T होता है ये बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर होता है, ये सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता।
जब आप इस किस्म का कोई सिनारियो कर रहे हैं, ये वाला जब आपने जीरो से उठा के उसको किसी और टेम्परेचर तक लेके गए, यहां पर भी स्टिल ये टी चेंज इन टेम्परेचर ही होता है। लेकिन जहां पर चेंज इन टेम्परेचर, चूंकि इनिशियल टेम्परेचर 0 है तो फाइनल अगर 100 है, इनिशियल 0 है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 100 ही होगा ना ऑब्वियसली। लेकिन अगर फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर जैसे 20 है, इनिशियल टेम्परेचर 15 है, तो अब चेंज इन टेम्परेचर ये 20 नहीं होगा, चेंज इन टेम्परेचर अब 5 होगा। ठीक है ना, तो वहां पे भी बेसिकली हम चेंज इन टेम्परेचर ही पुट कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि उधर इनिशियल टेम्परेचर 0 होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर पुट करें या सिंपली टेम्परेचर पुट करें, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में पड़ेगा तो आपने पहले देखना है कि इनिशियल जो आपको रेजिस्टेंस दी जा रही है, क्या वो वाकई 0 वाली दी जा रही है। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस 0 के अलावा किसी और टेम्परेचर पर दी जा रही है, फिर आप इस टी की जगह ख्याल करके सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर ही पुट करेंगे, फाइनल टेम्परेचर नहीं, 20 नहीं पुट कर देना, चेंज देखना है। ठीक हो गया। तो ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में आपको याद रखने हैं। पहली बात, इसका यूनिट है पर केल्विन। ठीक है, ये आपकी पीटीबी की ही एक टेबल है। यहाँ पर उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज दी गई हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की, और ये जो वैल्यूज हैं ये आपको दी गई हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की। ठीक है, दूसरे पॉइंट को छोड़ के हम पहले नीचे वाले पॉइंट पर आ जाते हैं जो आपने पॉइंट्स पढ़े हुए हैं कि अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। फॉर्मूला क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये है ना अल्फा का फॉर्मूला। तो अगर फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, इनिशियल रेजिस्टेंस कम है, तो आर एफ माइनस आर आई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। मोस्टली मेटालिक कंडक्टर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर फाइनल रेजिस्टेंस कम हो इनिशियल रेजिस्टेंस से, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो उस केस में फिर क्या होगा, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और ऐसा होता है कार्बन के केस में और सेमीकंडक्टर्स के केस में, ये याद रखें। यहाँ पे एमसीक्यू बनता है, बच्चों को पता है, ठीक है, मेटल का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, सेमीकंडक्टर्स जर्मेनियम सिलिकॉन दो ही याद करके आप लोग जाते हैं तो उनका नेगेटिव होता है। एमसीक्यू आ जाता है कार्बन का, और उस एमसीक्यू में ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी होता है, तो आप बड़े शौक से नन ऑफ दिस लगाते हैं। आपको लगता है कार्बन तो ना तो मेटल है ना तो सेमी मेटल है, कार्बन तो है नॉन मेटल, इसका काहे का टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका करंट ट्रांसमिट नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। कार्बन की एक फॉर्म ग्रेफाइट कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो ये आपने याद रखनी है ये बात। इधर इसी एक्सेप्शन पर मैंने देना भी है ये एमसीक्यू, और मुझे उम्मीद है ये फिर से गलत होना सबका, ठीक है, और ये नहीं करना आपने। एक पॉइंट जो एडिशनल आपकी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा कैन नेवर बी 1 एंड इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। यानी कि अल्फा की वैल्यू या तो लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी। अगर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव वाली साइड पर भी -1 कभी नहीं होगी, ठीक है ना, 0 और -1 के बीच बीच में ही रहेगी, और पॉजिटिव वाली साइड पर भी 0 और +1 के बीच बीच में रहेगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ये हमें फ्रैक्शनल चेंज देता है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये डेफिनेशन है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट की। इस फ्रैक्शनल चेंज को आप लोग रट्टा तो मार लेते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता कि फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या है। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 0.6 है, या सपोज थोड़ी सी इजी वैल्यू लें ताकि समझने में आसानी हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 0.5 है अगर, तो इसका मतलब यह है कि ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। यानी कि हर 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर के बदले में हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सपोज अगर 10 है इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 10 से जब आप बढ़ाएंगे 1 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर, तो 10 का हाफ क्या होता है, 10 का हाफ होता है 5, तो ये 10 से 15 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस देखें तो वो क्या है, 5 ओहम पर केल्विन, लेकिन हमने फ्रैक्शनल रेट देखना है तो वो 1/2 है, 0.5 है। यानी ओरिजिनल का कितनी फ्रैक्शन इंक्रीज होती है हर केल्विन राइज के टेम्परेचर के बाद। ठीक हो गया ना।
तो ये फ्रैक्शन वाली बात होती है, इस फ्रैक्शन को आपने मलहूज़े खातिर रखना है। अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 100, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आप 1 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं और हमें कहा जाता है कि इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है 0.2। 0.2 क्या होता है, 1/5, यानी कि 1/5 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ओरिजिनल क्या है 100 है, इसका 1/5 क्या बनता है 20, यानी कि 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो 120 ओहम हो जाएगी इसकी इंक्रीज होके रेजिस्टेंस। अब इस हिसाब से अगर आप रेट देखेंगे, डायरेक्ट सिर्फ रेट, तो 1 डिग्री के ऊपर कितनी बढ़ी है 20, तो 20 ओहम पर केल्विन होना चाहिए, ये रेट है। लेकिन ये फ्रैक्शनल रेट नहीं है, फ्रैक्शनल रेट हमारे पास ये है कि ओरिजिनल का कितना फ्रैक्शन इजाफा हुआ है। तो चूंकि ओरिजिनल की आपने फ्रैक्शन ही देखनी है, ऐसा कभी नहीं होता कि ये 0.2 से 1 हो जाए। अगर 1 होनी चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 सेकंड, 1 केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर के बाद ये 100 है और 1 केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर के बाद ये 200 हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 1 है। 1 वाले टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये मतलब है कि पूरी की पूरी फ्रैक्शन इजाफा उसमें हो गया है। और ऐसा कभी नहीं होता, 1 केल्विन राइज के टेम्परेचर में उतनी ही फ्रैक्शन नहीं बढ़ती। जितनी भी आप यहाँ पर वैल्यूज देख रहे हैं, आप देखें सारी की सारी 0.000 0.00 समथिंग ये वैल्यूज हैं, ये सारी 1 से कम है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उसका क्या मतलब होगा, फॉर एग्जांपल 2 है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल अगर 100 थी तो इसका ट्वाइस वाला फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये 100 से 300 हो जाएगा, 200 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है ना। ओरिजिनल का ट्वाइस 200 है, तो 1 डिग्री बढ़ाएंगे टेम्परेचर उससे डबल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये फ्रैक्शनल कांस्टेंट है, तो फ्रैक्शनल कांस्टेंट्स कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकते और 1 से बड़े भी नहीं हो सकते। दिस इज द रीजन। इसी किस्म का एक फ्रैक्शनल कांस्टेंट हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे और उसको हम कहते हैं डिके कांस्टेंट, लैम्डा। वो भी फ्रैक्शनल चेंज होता है, उसकी भी वैल्यू कभी भी ना तो 1 होती है ना तो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक हो गया। तो ये आज हम इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, या प्रॉबेबली हम इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ा सा देख लें। तो आज तक के लिए इतना ही। इसको बार बार रिवाइज करें, इस कॉन्सेप्ट को समझें, इससे पहले भी जितने भी चीज़ें हमने देखी हैं वो देखें, ताकि इसमें कोई भी डाउट ना रहे। अगर इफ़ स्टिल देयर इज़ सम डाउट यू कैन आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू एंटरटेन यू गाइस। सारे आपके डाउट्स इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको कामयाब करे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह आपको कामयाब करे।